जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना गुरु अमरीश श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी, शानदार शानदार लाजवाब। एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बता दीजिए सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है, ठीक। हाँ, जय हिंद प्यारे बच्चे, वेरी पंक्चुअल। अच्छा जी, जयराम जी, नालिन जी, मोहम्मद जी, सभी को जय हिंद प्यारे बच्चों। मोहम्मद बिल्कुल, कृष्ण हिंदू जी, सभी को, राव जी, संदीप जी, देवेश, श्वेता, सुदीप्ता दास, कोमल शुक्ला, सभी को जय हिंद। तो हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे क्या, रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह, वही हम लोग देखने वाले हैं इस क्लास में, ठीक है। तो 1857 का विद्रोह पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो देखते हैं एक एक करके, सारा पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं। यानी क्या, रिवोल्ट ऑफ 1857, ये आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अति महत्वपूर्ण चैप्टर है आपको, 1857 का विद्रोह। हाँ, विशाल जी, चैतन्य जी, सभी को जय हिंद। कृष्णा जी, रिया जी, व्यास जी, देवराज जी, मयंक जी, सभी को जय हिंद। सियाराम, सत्यम राज जी। तो चलो शुरू करते हैं बेटा। देखो, रिवोल्ट ऑफ 1857, पहले मैंने डाल दिया मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब आपके एग्जाम में यहाँ से सवाल की लगभग संभावना रहती है कि सवाल आपसे जरूर पूछे। इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, फ्रेमिंग इसका कर लेते हैं। सबसे पहले कोई भी विद्रोह शुरू होता है तो उसका कारण होता है। सबसे पहले इसमें हम देख लेंगे कारण क्या था। सबसे पहला रिवोल्ट का कारण देखेंगे। कारण के बाद हम लोग देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण कि क्या विद्रोह चला, क्या कारण था, क्या रीजन था। कारण में दो तरह के कारण होंगे, एक होगा इमीडिएट, दूसरा होगा परमानेंट। दो तरह के कॉज होंगे, एक होगा परमानेंट और दूसरा क्या होगा, इमीडिएट। ठीक, इसकी प्लानिंग कहां पर बनेगी, इसकी प्लानिंग कहां पर बनेगी, यानी योजना कहां पर बनेगा, इसकी योजना कहां पर बनेगा। दूसरा बात कर लेते हैं, ये योजना कहां पर बनेगा, कौन से जगह पर बनेगा, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि योजना कहां पर बनेगा। दूसरा होता है कि स्टार्ट कब हुआ, शुरू कब हुआ, और देन इसका विस्तार की बात कर ले, मतलब ये कहां कहां तक फैला हुआ था, इसका एक्सटेंट कहां तक था। ठीक, मतलब इसका विस्तार की बातें कर लेते हैं। और विस्तार में आ जाएंगे क्या, तो विस्तार में हो जाएगा क्या, इंपॉर्टेंट लीडर, और कौन सा प्लेस, और प्लेस की बातें कर लेंगे कि कौन सा लीडर था, कौन सा प्लेस था, कहां कहां तक एक फैला हुआ है। ठीक है, अगला, इनको समाप्त करने वाले अंग्रेजी कमांडर कौन थे, ब्रिटिश कमांडर कौन थे, ब्रिटिश कमांडर कौन थे भाई इसको समाप्त करने के लिए। इसके अलावा और अगर हम बात कर लेते हैं, ब्रिटिश कमांडर कौन थे, और बात कर लेते हैं हम लोग, तो ब्रिटिश सपोर्टर कौन थे, अंग्रेजों के सहायक कौन हो जाएंगे, अंग्रेजों के सहायक कौन हो जाएंगे। और बात कर लेते हैं, जब ये विद्रोह हुआ तो विद्रोह फेल क्यों हुआ, मतलब विद्रोह का रिजल्ट क्या रहा फाइनली, इसका रिजल्ट क्या रहा, और विद्रोह के फेल होने का कारण क्या था, कॉज ऑफ फेलियर क्या था, विद्रोह के फेल होने का कारण क्या था, असफल होने का कारण क्या था, और इस पे संबंधित लोगों के स्टेटमेंट क्या थे, स्टेटमेंट एंड बुक्स रिलेटेड टू रिवोल्ट। विद्रोह से संबंधित लोगों के तरह तरह के कथन थे, और
विद्रोह से संबंधित लोगों के कथन क्या थे और कौन कौन सी किताबें इसकी चीजें आ जाती हैं। ठीक, तो ये सारी बातें आपको यहां पर देखने को मिलेगा। चलिए, अच्छी बात है अजय प्रताप जी, सारी लाइव क्लासेस आपने कंप्लीट कर ली, पहली लाइव क्लास देख रहे हैं, ये और अच्छी बात है। सारे बच्चे भी इसी तरह से धीरे धीरे करके सभी लोग अपने क्लासेस कंप्लीट कर लीजिए, और जो बच्चे बाद में ज्वाइन किए हों तो कंप्लीट करके जल्दी से आप लोग लाइव भी आने का प्रयास करें। ठीक है, जल्दी ही कंप्लीट करें, क्योंकि समय आप लोगों के पास धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और इसके बाद में इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये लास्ट पॉइंट होगा, फिर से देख लीजिए। विद्रोह का कारण क्या था, तो एक परमानेंट होगा, दूसरा इमीडिएट होगा। प्लानिंग कहां पर बनेगी, इसकी शुरुआत कहां पर होगी, इसका विस्तार कहां से कहां, प्रमुख नेता कौन होंगे, स्थान कौन सा होगा, ब्रिटिश कमांडर कौन कौन से होंगे जिस विद्रोह में अंग्रेजों का पावरफुल नेतृत्व करेंगे, अंग्रेजों की मदद करने वाले जो देश में थे वो कौन कौन से लोग थे, और इस विद्रोह का रिजल्ट फाइनली क्या हुआ। और रिजल्ट के बाद देखेंगे कि आखिर फेलियर का कारण क्या था, थोड़ा हम लोग एनालिसिस करेंगे। और स्टेटमेंट और बुक्स जो बहुत सारे रिवोल्ट से रिलेटेड है, जैसे ओनली 1857 किताब है, उसी तरह से बात कर लेते हैं द ग्रेट रेवेलियन ऑफ 1857 बुक है। तो सब क्या है, स्टेटमेंट सुरेंद्र नाथ बनर्जी का क्या है, स्टेटमेंट आपके वीडी सावरकर जी का क्या है, सर सैयद अहमद खान का स्टेटमेंट क्या है, ये सारी भी थे। और उसके बाद में इंपॉर्टेंट फैक्ट की बातें हम लोग देखेंगे। चलिए, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले रिवोल्ट की बातें कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं परमानेंट कॉज। मतलब अस्थायी कारण। अस्थायी कारण में सबसे पहले देख लेते हैं पॉलिटिकल। पॉलिटिकल कॉज यानी क्या, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में सबसे पहला होता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। सबसे पहला कारण होता है इसमें क्या, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है। यानी क्या, हड़प नीति का सिद्धांत। हड़प नीति का सिद्धांत पहला कारण माना जाता है, हड़प नीति का सिद्धांत। अब कहोगे सर हड़प नीति का सिद्धांत क्या होता है, ये 1848 में आता है, 1848 में आता है। किसके द्वारा, बाय लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा। और इसमें क्या था, इसका पर्पज क्या था, मतलब इसको लाने के पीछे, हड़प नीति के पीछे उद्देश्य क्या था। सबसे पहला मुद्दा आता है, हड़प नीति को लाने का एजेंडा क्या था, क्यों ये लाना चाहते थे। इसके जो पर्पज ये था कि भाई ब्रिटिश सुपरमेसी को, हाँ ठीक, हाँ बिल्कुल आसीन, टाइम बिल्कुल इतने इत्मीनान से पढ़ा रहे हैं कि आप आराम से लिख सकते हो, मध्यम मार्ग अपनाते हैं। ठीक है बेटा, बिल्कुल हाथ से लिख रहे हैं, इतना धीरे धीरे लिख रहे हैं कि आप आराम से कर सकते हो। तो इसका एजेंडा क्या था, उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य ये था कि जिनका खुद का कोई वारिस नहीं, मतलब इनमें क्या उद्देश्य था कि भाई ब्रिटिश सुपरमेसी को लाना, मतलब ब्रिटिश सुपरमेसी लाना, और जितने भी इंडियन स्टेट है, बचे हुए रिमेनिंग स्टेट है, उनको कैप्चर करना। ठीक, मतलब ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विस्तार करना, पूरा एक्सटेंड करना, साम्राज्यवाद का विस्तार करना, ब्रिटिश सुपरमेसी स्थापित करना थे। तो ऐसे नॉर्मल ही आप समझ में आ गया होगा। इसमें प्रस्ताव क्या था, इसमें प्रोविजन क्या था, इसमें प्रोविजन क्या था, मतलब इसका या प्रपोजल क्या था, मतलब इसमें प्रस्ताव क्या था, प्रस्ताव जो कि पास हो गया था। प्रस्ताव की जगह आप प्रावधान कर देते, थोड़ा प्रावधान करना और थोड़ा बेटर होगा। इसमें प्रावधान क्या था, प्रावधान यानी रूल क्या था या नियम क्या था। से प्रावधान क्या था, जिसका खुद का कोई वारिस नहीं होगा,
जिसका खुद का, जिसका स्वयं का उत्तराधिकारी नहीं होगा, जिसका स्वयं का उत्तराधिकारी नहीं होगा, उसके मृत्यु के बाद सभी संपत्ति ब्रिटिश सरकार की होगी। ब्रिटिश सरकार की होगी। मतलब जिसका खुद का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, उसके मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प करके, हाँ कोई संतान नहीं होगा, उसके मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प करके ब्रिटिश गवर्नमेंट का हिस्सा बना दिया जाएगा। ठीक। और इसके तहत कौन कौन से राज्य को कैप्चर किया जा रहा था, ध्यान रखिएगा। इसके तहत कौन कौन से राज्यों को छीना जा रहा था। तो इसके तहत कैप्चर्ड स्टेट, कौन कौन से स्टेट आ रहे थे, हड़पे गए क्षेत्र, हड़पे गए राज्यों में से कौन कौन राज्य आ रहा था। तो इसमें सबसे पहला राज्य आ रहा था सतारा। कौन सा आ रहा, सतारा। सतारा के बाद जो दूसरा स्टेट आ रहा था उसका नाम था जैतपुर। सतारा के बाद जैतपुर। फिर कौन आ रहा था, संभलपुर, जैतपुर। फिर कौन आ रहा था, संभलपुर। जैतपुर, संभलपुर। और इसके बाद में आ रहा था सतारा, जैतपुर, संभलपुर। फिर आ रहा था बघात, उदयपुर, झांसी, नागपुर, बघात, उदयपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, मतलब इन लोगों का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, मतलब खुद का इनका कोई बेटा नहीं था। सतारा को शामिल किया जा रहा था कब, 1848 में। जैतपुर को कब मिला लिया गया, 1849 में। संबलपुर को कब मिला लिया गया, मतलब इन सभी राज्यों को ये कहा गया इनके मरने के बाद इनका खुद का कोई उत्तराधिकारी है ही नहीं, तो इनको मिला लिया जाएगा 1849 में। बगात को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में। इनके तहत इनका खुद का कोई वारिस था ही नहीं। हाँ, सतारा महाराष्ट्र वाला है। इनका खुद का कोई वारिस नहीं था। ठीक। इसके तहत इनके साम्राज्य को, मतलब जैसे इसी में से जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे दो को आपको याद करना, ध्यान रखिएगा। एक तो याद करना है कौन सा, सतारा वाला। दूसरा आपको याद करना है झांसी का। बाकी आप नहीं भी याद करोगे तब भी काम चलेगा। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघात, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये था इनके मरने के बाद इनकी सारी प्रॉपर्टी हड़प करके ब्रिटिश गवर्नमेंट का हिस्सा बना दिया जाएगा। मतलब इनका खुद का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। ठीक, खुद का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो ये आता डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। एक झांसी की रानी, जैसे रानी लक्ष्मीबाई का बेटा था ना, उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया था। अंग्रेजों ने उससे उत्तराधिकारी मानने से, सर डेट इंपॉर्टेंट है, डेट आपको बस दो याद रखना है बेटा, सतारा और झांसी वाला। बाकी आप नहीं याद रखोगे काम चलेगा,
क्योंकि झांसी वाला पूछा गया कब शामिल किया गया, ठीक है। हाँ, तो झांसी वाला बस याद कर लेना, बाकी नहीं याद करोगे चल जाएगा। और इन सभी के दूसरा कारण क्या होता है, इन सभी के पेंशन बंद कर दिए गए। पेंशन ऑफ इंडियन रूलर, भारतीय शासकों के पेंशन अंग्रेजों ने जो भारतीय शासकों का पेंशन दे रहे थे वो क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, मतलब रोक दिया। एग्जाम्पल के लिए नाना साहेब, इसका वेतन पेंशन बंद कर दिया, नाना साहेब। नाना साहब का पेंशन इन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक। कर्जन ने यह डिक्लेयर भी किया कि बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल बादशाह होंगे। कर्जन ने डिक्लेयर किया कि बहादुर शाह जफर जो होंगे अंतिम मुगल बादशाह होंगे, इसके बाद किसी को बादशाह का दर्जा नहीं दिया जाएगा, यह डिक्लेयर कर दिया। और बात कर लिए, जितने भी इंडियन रूलर थे उनसे कोई भी सम्मान की बात नहीं होती, ठीक। डिसरिस्पेक्ट ऑफ इंडियन रूलर्स, भारतीय शासकों से असम्मान की भावना। डिसरिस्पेक्ट ऑफ इंडियन रूलर्स, भारतीय शासकों का असम्मान। भारतीय शासकों में जब बात आ जाती है कि भारत के शासक कौन थे जिसके साथ असम्मान किया गया, तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह सेकंड, नाना साहेब, मतलब अपने मर्जी से जो कर रहा है वो नाना साहेब। और बात कर लेते बेगम हजरत महल, एटसेट्रा कर लीजिए। मतलब इनसे कोई सम्मान नहीं, इससे कोई सम्मान नहीं। हाँ हाँ, कैप्चर स्टेट तो अलग बात हो गया बेटा, ये स्टेट तो अलग हो गया कि भाई इनके स्टेट को कैप्चर कर लिया जाएगा, मतलब छीन लिया जाएगा, इनको छेड़ लिया जाएगा, हड़पे गए राज्य। कैप्चर का मतलब छीना गया, छीनने वाली बात इसलिए शब्द आती है क्योंकि मर्जी से तो था ही नहीं, तो जीतते तो अलग बात है, वहां पर छीनने वाली बात है। हाँ, सभी राज्यों का जो इनके पास राज्य बचे थे, इन लोगों का क्या करना, राज्य को छीन लेना। इनके साथ असामाजिक सम्मान की भावना, ठीक, असम्मान की भावना। इसके बाद बात कर लेते हैं अगली कौन सी आ जाएगी। यहां तक क्लियर है सभी का, यहां तक क्लियर है, फिर आगे चले, बताओ जल्दी से। यहां तक क्लियर है ना, फिर आगे चले। मतलब सहायक संधि, यानी सब्सिडरी अलायंस, मतलब सहायक संधि। यहां तक क्लियर है, चलिए। यस सर, यस सर, यस सर। अमित रौनक जी का बहुत बढ़िया। हाँ, सभी को मतलब जो राजा जिनको मिलती थी उनकी बात हो रही है, ठीक है, जिनको मिलती थी उनकी। बहुत बढ़िया, लवली यादव, यस सर, यस सर, यस सर। पंकज यस सर, सूरज यस सर, बहुत बढ़िया। नहीं, मोहम्मद नहीं, वेरी गुड बच्चे, बढ़िया परफॉर्मेंस। नहीं, भोला चौहान, वेरी गुड। गोविंद आसीन सर, बेगम हजरत महल सेकंड नेम महक परी। हाँ, सेकंड नेम महक परी, अभी आ रहा है, महक परी के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, अभी राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है, ये तो अभी आपको कारण बता रहे हैं।
हाँ, मुगल बादशाह बिल्कुल थे भाई, जब मर्जी करता उठा करके बाहर फेंक देते, जब मर्जी करता उन्हें ला देते। तो ये थोड़ा ठीक नहीं है ना, ये थोड़ा ठीक वाली बातें नहीं है। ठीक, ये किसी से डिसरिस्पेक्ट आप कर रहे हो, लेकिन इस तरह से नहीं। सब्सिडरी अलायंस की बातें कर लेते हैं। ठीक सब्सिडरी अलायंस मतलब सहायक संधि वाली बातें हो जाती हैं। सहायक संधि जिसे कहते हैं सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस की बात अगर करोगे तो सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस जो शुरू करता है उसका नाम क्या था? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया। ठीक, और इसके तहत फर्स्ट स्टेट, इसके तहत कौन कौन से स्टेट कैप्चर किए गए, मतलब लागू किस पे हुआ, लागू किस पे हुआ, इंप्लीमेंट किस पे होता है? तो इंप्लीमेंट सबसे पहले जिस राज्य पे हुआ उसे कहते हैं हैदराबाद। हैदराबाद। दूसरा स्टेट हो जाएगा मैसूर। तीसरा स्टेट हो जाएगा तंजौर, एटसेट्रा कर लीजिए। हैदराबाद, मैसूर और कौन हो जाएगा? तंजौर। हैदराबाद, मैसूर और कौन हो जाएगा? तंजौर। अब देखो ये कब कब लागू हुई, तो 1798 में शुरू हुआ, ये भी 1798, 1799, ये हो जाएगा भी 1799। चलो ये भी था तो था ही। इसके बाद जो हमें एक्चुअल में दिखाना, अवध को भी दिखाना है। अवध, अवध का भी नाम लिख देते हैं। अवध इनका मित्र था, इसमें भी लागू हो जाता 1801 में। ठीक, एटसेट्रा कर दो, बाकी से मतलब नहीं हमें ज्यादा। सहायक संधि का मतलब हो गया कि जब तुम हमारे ऊपर कोई बाहरी अंग में अटैक करेगा तो हमारी मदद करोगे, सहायता करो। सहायक का मतलब क्या हो गया? एक दूसरे की सहायता करना, मदद करना। जैसे कहते हैं ना भाई, तुम मेरी सहायता करो हम तुम्हारी सहायता कर दें। ठीक है, कहते हैं ना कि तुम मेरी मदद करो हम तुम्हारी मदद करें। तो सहायक संधि होता है, क्योंकि अभी अंग्रेज इतने शक्तिशाली नहीं थे कि अकेले कोई काम कर पाए, तो इसलिए भारतीय रजवाड़ों से सहायता मांगते और कहते हैं भाई आपके संसाधनों का प्रयोग करेंगे, आपकी चीजों का प्रयोग करेंगे, बदले में जब भी आपको जरूरत होगी हमारी पूरी ब्रिटिश आर्मी आपके लिए तैयार है। और उसमें भारतीय राजा रहते भी है कि दूसरे को जीत करके किसी भी तरह से काम चलो, चाहे बाहर से मदद लेना पड़े चाहे किसी से मदद लेना पड़े, बस जीत तो होना चाहिए। तो भारतीय राजा बड़े प्रसन्न हुआ करते थे अंग्रेजों से मदद लेने के लिए। कुछ पे जबरदस्ती लागू हो जाता है, ठीक, कुछ पे जबरदस्ती लागू हो जाता है। सहायक संधि होने के बाद अवध को अंग्रेजों ने कैप्चर कर लिया। किस पे? तो कुशासन के आधार पर। ठीक, इतना बढ़िया सहायक संधि होने के बाद ध्यान रखिएगा, अवध कैप्चर्ड बाई अवध कैप्चर्ड बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट, अवध को अंग्रेजों ने कैप्चर्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1856, 1856 में। 1856 में अवध को अंग्रेजों ने छीन लिया। अवध को अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। और इस पे कब्जा कर लिया किस आधार पर? तो मतलब कब्जा कर लिया किस आधार पर? तो इन्होंने आधार क्या बताया? आधार क्या बताया मतलब बेस क्या बताया? इनका बेस या रीजन क्या था? खराब प्रशासन के आधार पर।
अंग्रेजों ने कहा अवध में सही ढंग का प्रशासन चल ही नहीं पा रहा है, और जो नवाब वाजिद अली शाह है उन्हें पदच्युत कर दिया गया, मतलब उन्हें हटा दिया गया कि उनके पास प्रशासन चलाने का अनुभव ही नहीं है। और जो अंग्रेजों के बड़े अच्छे मित्र पहले हुआ करता था अवध, और उसी का साम्राज्य क्या कर लिया गया, छीन लिया गया। तो भाई डेफिनेटली कहीं ना कहीं लोग विद्रोह में आएंगे। ठीक, कहीं ना कहीं विद्रोह के बारे में सोचेंगे। तो ये कारण था जिसको कहते हैं पॉलिटिकल कारण। तो सभी का क्लियर है, 3 पॉलिटिकल कारण हो गए। अब इनका सोशल एंड रिलीजियस कॉज की बातें कर लेते हैं, सामाजिक और धार्मिक कारण की बात करते हैं। सामाजिक एवं धार्मिक कारण। सामाजिक एवं धार्मिक कारणों की अगर हम चर्चा कर लेते हैं तो सामाजिक धार्मिक कारणों में पहला कारण आता है एंड ऑफ द सती सिस्टम 1829 बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, 1829 में इसमें क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा 1829 में सती प्रथा का अंत। लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा 1829 में किस चीज का अंत, सती प्रथा का अंत। चलिए, सहायक संधि क्यों लागू किया। सहायक संधि कोई भी राजा अपनी सुपरमेसी दिखाने के लिए और दूसरों के संसाधन को प्राप्त करने के लिए लागू होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास चीजें कम है तो आप किसी न किसी से सहायता लोगे। जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी ढंग की नहीं चल रही तो आप क्या करते हो, दूसरी कंपनी से मर्ज कर लेते हो कि अगर हम 2 कंपनी 2 लोग मिलके लूडो खेलते हो ना, लूडो भोला जी, जब आप लूडो खेलते हो तो देखो अकेले अगर नहीं जीत पाते हो तो सोचते हो यार कोई ढंग का मिल जाए तो पेयर वाला लूडो खेल लेते हैं 2 लोग मिल करके। ठीक है, 2 लोग मिल करके खेल लेते हैं, तो उसी को कहते हैं सहायक संधि। ऐसे करें तो अंग्रेज अकेले नहीं कुछ कर पा रहे थे तो इसलिए सहायक संधि कर रहे थे ताकि भारतीय राजवाड़ों से मदद मिल सके और भारत में किसी भी राजा अगर कोई सर उठाता है तो उसे कुचल दें, उसे हरा सकें। ठीक है, उसी को कहते हैं सब्सिडरी अलायंस। जैसे कहते हैं ना आप अकेले कुछ नहीं कर सकते तो 3-4 लोगों को इकट्ठा कर लो। हाँ, क्या झूठा, हाँ झांसा देते थे अंग्रेजों की, बस वही है, झूठा झांसा देते थे। चलिए अगला पॉइंट की तरफ बात कर लेते हैं, विडो रीमैरिज, विडो रीमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। अच्छा, विडो रीमैरिज एक्ट 1856, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। डन। चलिए अगला पॉइंट, प्रोपोगेशन ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन इन इंडिया। भारत में
भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। ठीक, भारत में कौन से धर्म का प्रचार प्रसार? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। ठीक, ये सारे के सारे कारण। अब कहोगे सर ये तो बड़ा अच्छा था। ठीक, अब तो कहोगे ये तो बड़ा अच्छा था, ये तो बड़ा अच्छा सिस्टम था सर कि सती प्रथा का अंत हो, विधवाओं का दोबारा शादी हो, तो इसके खिलाफ क्यों लागू कर देते हैं? ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है कि विधवाओं का दोबारा विवाह हो, सती प्रथा का अंत हो, और बात कर लेते ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो। ये तो अच्छे प्रोजेक्ट हैं। अरे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार तो नहीं, ये दोनों तो अच्छा प्रोजेक्ट है। तो जो हमारे यहां पुराने ख्यालात के लोग थे, जो प्राचीनतम सोच वाले थे, उनका कहना था हम अपने, राजा राम मोहन रॉय की मदद से, बिल्कुल उस पर हम लोग बात करेंगे। तो जो हमारे पुराने ख्यालात के लोग थे, प्राचीनतम ख्यालात के, जो ऑर्थोडॉक्स जिसे कहते हैं, ऑर्थोडॉक्स मतलब उनका सोच कभी नहीं बदल सकता है। ठीक, कभी नहीं बदल सकता। तो वो लोग कहते हैं कि हम अपने घर की औरतों को जलाएं, मारें, कुछ भी करें, ये हमारा घरेलू मुद्दा है, इसमें आप किसी भी तरह का इंटरफेयर ना कीजिए, क्योंकि हमारा घरेलू मुद्दा है। मतलब वो चीजें उनका घरेलू इशू हो जाता है। कहते हैं हमारा पर्सनल रीजन है, हमारा घरेलू मुद्दे हैं, इसमें आप किसी भी तरह का इंटरफेयर ना कीजिए, चाहे हम कुछ भी करें। तो अंग्रेजों का ऑर्थोडॉक्स से तो मतलब था नहीं। सामाजिक सुधारक राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग थे, जो सती प्रथा अंत के पीछे पूरी जीवन उन्होंने बिता दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोग थे, जो कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम करते। तो ये सारी चीजें होती हैं जो पुराने सोच वाले थे, वो सब लोग विद्रोह के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो ये सारी कारण हो गए सामाजिक और धार्मिक। ऐसे कह लीजिए, मतलब सोशल अनइक्वालिटी भी देखने को मिलता है। मतलब सामाजिक असमानता की बातें कर लो, वैसे समझ लो। वो लोग भारत वालों को बड़े खराब खराब शब्द यूज करते, बहुत बेकार बेकार शब्द यूज करते। ठीक है, बहुत बेकार बेकार शब्द यूज करते भारत वालों के लिए। तो इंडिया वालों को पिक, मतलब क्या क्या शब्द नहीं कहते कि मैं उसको बोल लूंगा तो आप लोगों को, वो भारत वालों को क्या क्या भाषा प्रयोग नहीं करते, ऐसे कह लीजिए। वो कहते थे भारत वालों को पिग का दर्जा देते, पिग कहते हैं कि भारत वाले सुअर हैं, इस तरह से दुनिया भर के मतलब खराब खराब लैंग्वेज यूज करते थे। ठीक, और इवन ये तक कहा जाता है कि मतलब बहुत क्या क्या बोलूं मैं, यहाँ पर थोड़ा बोलना भी मुझे टीचर होके थोड़ा गरिमा होती है। तो ये सब कारण थे। ठीक है, वहीं पर अगर मिलिट्री काज की बातें कर ले तो सैनिकों की बात कर लेते हैं कि भाई सैनिक लोग क्यों विद्रोह करते हैं। भाई मिलिट्री कॉज की अगर हम बातें कर लेते हैं कि सैनिक लोग क्यों विद्रोह करते हैं, सैन्य कारण की अगर हम बात कर लेते हैं, सैन्य कारण की अगर हम बात कर लेते हैं तो सैन्य कारण में क्या क्या पॉइंट आ जाएगा भाई। मिलिट्री कॉज की अगर हम बातें कर ले, सैनिकों के क्या कारण हो जाएंगे। तो अगर हम बात कर ले, भारतीय सैनिक जो थे, इंडियन सोल्जर जो थे, यानी सैलरी ऑफ इंडियन सोल्जर, भारतीय सैनिकों का वेतन, भारतीय सैनिकों का वेतन क्या होता था भाई। भारतीय सैनिकों का वेतन कितना होता था, कम होगा कि ज्यादा होगा, बताओ भाई। इंडियन सोल्जर्स की जो सैलरी होगी कम होगी कि ज्यादा होगी। हाँ, इमीडिएट कॉज लाने लिए जस्ट आ रहे हैं। बताओ भाई, भारतीय सैनिकों का वेतन कम होगा या ज्यादा होगा? बड़ा प्यारा सवाल है, फटाफट जल्दी से बताएं। इंडियन जो सोल्जर होंगे उनकी वेतन क्या हो जाएगी भाई, कम होगी कि ज्यादा होगी? तो वेरी लो, बहुत ही कम होती थी।
प्रमोशन होता था कि नहीं होता था? प्रमोशन ऑफ इंडियन सोल्जर, तो आंसर क्या होगा? नो, कोई प्रमोशन नहीं होता था। प्रमोशन की बात करोगे तो नो, कोई प्रमोशन नहीं होता था। सैनिकों का कोई प्रमोशन नहीं होता, बहुत ही कम थे, लिटिल थी, कह सकते हो। कम होगा, लिटिल होगा, लेस होगा, लो होगा, बिल्कुल बहुत ही कम होगी, मिनिमम वेतन होगा इनका, प्रमोशन नहीं होगा। नहीं, मीडियम होता तब भी काम चलता, बहुत ही कम थी, लगभग नहीं के बराबर। ठीक, तो ये सारे कारण थे जिसके कारण से ये लोग विद्रोह पर आते हैं। अब इनके आर्थिक कारण की बात करें तो आर्थिक कारण ज्यादा प्रभावशाली नहीं था, लेकिन फिर भी प्रभावशाली हुआ। आर्थिक कारण की बात कर लेते हैं। 1857 के विद्रोह का आर्थिक कारण क्या होगा? बड़ा प्यारा सा सवाल है। तो आर्थिक कारण में 3 तरह की व्यवस्था। लैंड रेवेन्यू सिस्टम यानी क्या? भू राजस्व व्यवस्था। और तीनों भू राजस्व व्यवस्था मैंने आपको बता ही दिया है कौन कौन से थे, कल ही पढ़ाया है। रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, और क्या? परमानेंट। ठीक, ये आपको खूब बढ़िया से बताया है। इसके अलावा क्या? मतलब टैक्स 2 है, भारतीय वस्तुओं पर कर क्या होता था? तो अत्यधिक कर होता था। भारतीय वस्तुओं पर टैक्स खूब लगाया जाता था। हड़प नीति तो बता चुके हैं, कितनी देर बाद आ रहे हो बेटा? कितनी देर बाद आ रहे हो? बड़ी जल्दी। हड़प नीति क्या होता है बताओ? बड़ी जल्दी आ गए लग रहा है, थोड़ा जल्दी में आए हो। बताओ भाई ने हड़प नीति का सिद्धांत किसने लागू किया था? समय से रहो तो ऐसे सवाल नहीं आएंगे, ठीक है बेटा? इसलिए बार बार पूछता हूं, क्लास जैसे शुरू हो तुरंत हाजिर हो जाओ, अपने टाइम से मैं रहता हूं। ठीक, तो ये सारा का सारा ट्रांसलेट, ऊपर वाला सारा ट्रांसलेट तो कर ही दिया बेटा, क्या बच गया? ये लो भैया, रैयतवाड़ी, ये अभी कल ही पढ़ाया है और आज भी ट्रांसलेट करवा रहे हो। महालवाड़ी, ठीक, अस्थाई बंदोबस्त, हो गया, डन, हैप्पी। चलिए, तो ये सारे कारण हो गए, तो ये तो हो गया इमीडिएट कॉज में। अब ये तो हो गया परमानेंट कॉज। अब इनके तत्कालिक कारण की बात हम लोग कर लेते हैं। मतलब तत्कालिक कारण, किसी भी समस्या का समाधान क्या हो, कोई भी समस्या जो होती है बहुत दिनों से चली आ रही होती है, उसकी लहर का एक फूटती है, जिसी को कहा गया इमीडिएट कॉज। ठीक है, इमीडिएट कॉज की अगर हम बात कर लेते हैं, मतलब तात्कालिक कारण बेटा। तत्कालिक कारण की बात कर लें तो सबसे पहले इनफील्ड राइफल्स आता है। तत्कालिक कारण में बात अगर हम कर लेते हैं तो यूज ऑफ एनफील्ड राइफल्स इन प्लेस ऑफ ब्राउन बेस राइफल। ठीक है बेटा, एनफील्ड राइफल्स की जगह ब्राउन बेस राइफल का प्रयोग। अरे, ब्राउन बेस राइफल की जगह
एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग। ठीक, ब्राउन बेस राइफल की जगह एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग। अब ब्राउन बेस राइफल की जगह कौन सा राइफल प्रयोग कर रहे थे? एनफील्ड राइफल्स प्रयोग। ठीक, अब एनफील्ड राइफल का प्रयोग जो होगा ठीक, एनफील्ड राइफल्स की जगह किसका प्रयोग? ब्राउन बेस राइफल की प्रयोग। और खूब बड़े पैमाने पर एनफील्ड राइफल को प्रॉपर दिसंबर में शामिल किया गया था। जो एनफील्ड राइफल्स आती है जिससे दिसंबर 1857 में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। दिसंबर में, इसे 1856 में ही लागू कर दिया गया था। और एक र्यूमर फैला दिया गया, मतलब एक अफवाह फैला दिया गया। एक अफवाह फैल गया, एक अफवाह फैला। अफवाह क्या फैला भाई? र्यूमर फैलता है। और र्यूमर क्या था कि जो, अच्छा आप लोग बताओ कि 1857 में इन्होंने एक र्यूमर फैलाया कि जो चर्बी वाला कारतूस बन रहा है उस पे गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। ठीक, जो बुलेट यूज हो रहा है इसमें अफवाह क्या फैला? इनकी जो कार्टेज थी, यानी इनकी जो बुलेट थी, बुलेट मेडअप ऑफ ग्रीस्ड ऑफ पोर्क एंड बीफ। ठीक, जो इनकी कारतूस थी, कारतूस गाय और सुअर की चर्बी का बना था। चर्बी का बना। ये एक र्यूमर फैल गया कि अब बताओ आप लोग, ये र्यूमर था या रियलिटी था? आप लोगों के हिसाब से क्या होगा? एनफील्ड राइफल है यार, एनफील्ड राइफल है, ब्राउन बेस राइफल है, नाम है यार। एनफील्ड राइफल का नाम नहीं सुने हो? अरे भैया तुम लोग काहे गोलमाल कर रहे हो यार? एनफील्ड राइफल का नाम नहीं सुने हो? चलो अभी दिखा देंगे। तो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग कर रहे थे। एनफील्ड राइफल का नाम, रुको देखते हैं, शायद बंदूक होगी। देखते हैं। चलो नया उठा लेते हैं। एनफील्ड राइफल्स, ये देखो इनके कार्टेज हैं। ये तो हो गया इनके कार्टेज। ये हो गए इनके एनफील्ड राइफल्स जो यहां पर दिख रहे हैं ना, ये हो गए इनके एनफील्ड राइफल्स। ये जो उस समय 1857 में प्रयोग हो रहे थे, बड़े पैमाने पर 1857 में प्रयोग हो रहे थे, उस समय के एनफील्ड राइफल्स हो गए। लो भाई दोनों दिखा दे रहे हैं आपको। ये हो गए कार्टेज इनके। चलो पहले इधर दिखा दे रहे हैं एनफील्ड राइफल्स, एक पेज में आपको दिखा दे रहे हैं एनफील्ड राइफल्स। ठीक है, आप खुश। और एक फील्ड पे राइफल दिखा दे रहे हैं आपको कार्टेज, जो उस समय की गोली होती थी। ठीक, ये हो गए उनके कार्टेज। ठीक, मस्त। अब ये देखो, ये हो गया एनफील्ड राइफल। सबसे पहले ध्यान से देखना, इसकी मारक क्षमता और रेंज खूब बढ़िया होती थी। कौन सी राइफल हो गया? एनफील्ड राइफल्स। ठीक, और इधर हो गया क्या? इनके कार्टेज, यानी क्या? तो कारतूस हो गया। जो इनके कार्टेज होते थे, जहां पर दिख रहा है ना प्रॉपर वे में,
ये इनके कार्टेज हो गए, कारतूस हो गए। अब इनके ऊपर जो एक कवर आपको दिख रहा होगा, ये कवर, ये जो बना होता था, ये जो बना होता था, ये जो बना होता था, इसमें कहा जाता था पोर्क एंड बीफ, गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। और कोई भी हिंदू, ठीक, कोई भी हिंदू क्या नहीं खा सकता था, कोई भी हिंदू क्या नहीं खा सकता, वो सिंपल सा बताओ भाई। चलिए, कुछ लोग रियलिटी कह रहे हैं, कुछ लोग र्यूमर कर रहे हैं, तो इसको मोस्टली इतिहासकार रियलिटी मानते हैं, र्यूमर थोड़ा सा कम ही लोग मानते हैं। अब जो भी हो फिलहाल, तो इसमें कोई भी हिंदू क्या नहीं खा सकता, तो कोई भी हिंदू बीफ का मीट नहीं खा सकता, गाय का मीट नहीं खा सकता। और कोई भी मुस्लिम क्या नहीं खा सकता, तो पोर्क का मीट नहीं खा सकता। तो सबसे पहले जो गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस को यूज करने से, सबसे पहले अगर बात बोला जाए तो सबसे पहले इसको जो यूज किए थे मंगल पांडे जी, और मंगल पांडे ही सबसे पहले गोली मारते हैं। तो मंगल पांडे कौन थे, तो बलिया का नाम सुना होगा, बलिया बड़ा प्रसिद्ध है बागियों के लिए, कहा जाता ना बलिया के बागी। तो बलिया के बागी पॉजिटिव सेंस में कहा जाता है, निगेटिव सेंस में नहीं। पॉजिटिव सेंस का मतलब क्या हो गया भाई, बलिया के बागी, क्योंकि वो पहले व्यक्ति थे जो अंग्रेजों के खिलाफ प्रॉपर बगावत करते हैं। ही वॉज मंगल पांडे, जो बलिया के रहने वाले थे। और बात कर लेते हैं दूसरा पॉइंट, 1857 के विद्रोह के बाद 1942 में जब आओगे, क्विट इंडिया मूवमेंट हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां पर देखोगे प्रॉपर बलिया में चीतू पांडे के लीडरशिप में पूरी उनकी सरकारी बन जाती है, पूरी सरकारी बन जाती है। ठीक, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मंगल पांडे। मंगल पांडे killed 2 British officer Hugesson and Bob on 29 मार्च 1857 को। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने ह्यूसन और बॉक को गोली मारी। को मंगल पांडे ने ह्यूसन और बॉक को गोली मारी। मंगल पांडे, चलो देखते हैं भाई मंगल पांडे जी के बारे में। मंगल पांडे वॉज सोल्जर ऑफ 34 नेटिव इन्फेंट्री। NI कहां पर, तो बैरकपुर कैंट। बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी के जवान थे। और कौन सी, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। ये कहां के रहने वाले थे, तो बलिया निवासी, बलिया उत्तर प्रदेश के इनका निवास स्थान था। कहां के रहने वाले थे, इनका हाउस कहां पर था, तो बलिया में। मंगल पांडे को पकड़ लिया गया, और मंगल पांडे को पकड़ने के बाद 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को क्या कर दिया गया, फांसी दे दी गई। मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, और यहीं पर मंगल पांडे जी का चैप्टर हो गया क्या, क्लोज।
ठीक। अच्छा, बैरकपुर कैंट कहां पर है? तो ध्यान रखिएगा यह कैलकाटा में। कहां पर है? कैलकाता में। वहीं के जवान थे। ठीक, तो यहीं के जवान थे, इन्होंने बैरकपुर कैंट के रहने वाले थे। वहीं के छावनी की बात कर लेते हैं। सर मेरे दादाजी बोलते हैं सबसे पहले बली आजाद चीतू पांडे के लीडरशिप में आजाद हुआ था। ठीक है, हाँ चलिए और बातें कर लेते हैं। 8 अप्रैल को इन्हें फांसी दे दी गई और मंगल पांडे का चैप्टर क्या हो गया? क्लोज हो। ठीक, सभी का क्लियर? हाँ भाई, हैंग टिल डेथ का मतलब हो गया फांसी दे दी गई, हैंग कर दिया गया मतलब फांसी दे दी गई मंगल पांडे जी को। हैंग का मतलब वही हो गया, फांसी दे दी गई। ठीक, इन्हें फांसी दे दी गई, उनकी कहानी खत्म हो जाती है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, इसकी प्लानिंग कहां पर बनती है? 1857 के विद्रोह की। सभी का क्लियर? यहां तक कि ये कहा जाता है, लोगों का मत है, इतना र्यूमर फैला था कि कहते थे कि अंग्रेज आटे में, जो सैनिकों को आटा खिलाते थे उसमें भी चूरा मिलाते थे गाय वगैरह का, ताकि इनका धर्म भ्रष्ट हो जाए। और जो उस समय इनकी चर्बी वाला कारतूस बना रहे थे, ही वॉज अर्मेनियाई, मतलब कौन थे? तो अर्मेनिया के लोग थे। चलिए, यस सर क्लियर, सर क्लियर। ऋषिता, दीप, शुभम, संदीप, अमित, रंजन, सियाराम, पंकज, मोहम्मद, सभी का क्लियर? हाँ क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर। भोला जी का, मोनू जी का, लवली जी का, आसीन जी, आसीन बुक में 29 मार्च को। हाँ तो 29 मार्च ही तो लिखा है, 29 ही मार्च है। कोई और डेट लिख दिया क्या? 29 तो लिखा बेटा, देखो मस्त। हाँ बिल्कुल, बोन ऑफ वीफ उसी का कहते थे। यस सर, मोहम्मद जी का, पंकज जी का, श्रीराम जी का, वेरी गुड बच्चे। अंशुल, नालिन, सौरभ, प्रकाश, मोनू, प्रिंस, वेरी गुड, सभी का क्लियर, बहुत बढ़िया। अब देखो इसकी प्लानिंग कहां पर बनती थी? तो इसकी प्लानिंग दो विचारधारा, कुछ लोग कहते हैं कि भाई इसकी प्लानिंग बनती थी सतारा में, कुछ लोग कहते हैं इसकी प्लानिंग बनती है कहां पर? लंदन में। लंदन की जगह हम लोग सतारा ही ज्यादा प्रायोरिटी दें। सतारा में बनाई गई थी इसकी प्लानिंग, सतारा में। और कौन थे इनके लीडर? तो रंगोजी बापू, रंगोजी बापू के द्वारा। इन्हीं को रंगोजी बापू या रनोजी बापू कहते हैं। नहीं मिलेगा तो रनोजी बापू कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका प्रतीक क्या होगा 1857 के विद्रोह का? इसका सिंबल क्या होगा, नहीं प्रतीक क्या होगा? 1857 के सिंबल का प्रतीक क्या होता है? तो कमल और रोटी, ब्रेड एंड लोटस, यानी कमल और रोटी 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। कमल और रोटी इसका 1857 के विद्रोह का प्रतीक माना जाता है। ठीक, अब ये स्टार्ट कहां से होगी? 10 मई 1857 को, जिसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक किसी के मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो पूछ लीजिए, जो भी सवाल हो जल्दी से पूछ ले। चलिए भाई, कोई भी डाउट किसी के मन में हो तो पूछ लीजिए। ये कौन है? मंगल पांडे जी।
ही वॉज मंगल पांडे, ठीक है। चलिए, गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अभी बात करेंगे, अभी तो पूरा हिस्ट्री बाकी है बेटा, टेंशन काहे को लेते हो, डोंट वरी। अभी रिवोल्ट ऑफ 1857 आप मंडे भी पढ़ोगे और उसी टॉपिक को ट्यूसडे भी पढ़ोगे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक होता है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक। सर हिस्ट्री कब तक कंप्लीट हो जाएगी? जनवरी लास्ट और फेब फर्स्ट वीक, ठीक है बेटा। कमल और रोटी का सिंबल क्यों हुआ? चलिए, बड़ा आसान होता है। कमल का मतलब हो गया कि आप नया सवेरा लाना चाहते हो, रोटी का मतलब होता है आप खाने के लिए युद्ध कर रहे हो, ठीक है, इसीलिए दोनों को सिंबल बनाया गया। चलिए मैं देखता हूं क्यों नहीं अपलोड हुआ है। थैंक यू टू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।